इन स्वतंत्र भारत 75, स्वतंत्र भारत 75, ये जो हमारी मालिका चल रही है, 15 अगस्त 2021 से हमने शुरुआत की और अभी लगभग हम लोग 130 के आसपास आ गए। और इन सभी मालिका में हमारा विषय ये था, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी तथा विवेकानंद प्रबोधिनी मुंबई, इन दोनों ने मिलकर ये प्रस्तुतिकरण किया, विचार किया, उसका प्रयत्न किया यह सारा। पर स्वामी विवेकानंद जी के आशीर्वाद से और प्रेरणा से ये अभी भी चल रहा है। हमने सोचा था 100 करेंगे, लेकिन हमने 100 पार कर दिया। तो अभी बहुत दिन से हम लोग एक प्रतीक्षा में थे, जो हमारे डॉक्टर मिलिंद पाटिल सर और डॉक्टर किरण आंबेकर सर, ये दोनों आयुर्वेद के बहुत ही बड़े जानकार, खुद अभी प्रैक्टिस करने वाले, रिसर्च करने वाले तथा अध्यापन करने वाले ऐसे दो हमारे जाने माने दो हस्तियां हैं। हम चाहते थे कि उनसे आयुर्वेद पर एक सेशन करें, जो अभी तक नहीं हो रहा था, लेकिन आज वो योग आ गया है। मैं सबसे पहले दोनों का स्वागत करता हूँ। डॉक्टर आंबेकर जी मेरे साथ है यहाँ, और डॉक्टर पाटिल जी हमें बाहर से जुड़े हैं उनके कार्य क्षेत्र से। तो हम ये आज का विषय ये रख रहे हैं सर, आपकी अनुमति से, कि आयुर्वेद इन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कल, आज और कल आयुर्वेद। तो उसका इतिहास क्या था, पहली शुरुआत कैसे हो गई, उसके बीच में कैसे उसके स्थित्यंतर हो गए अलग अलग आविष्कार के बाद, और आज के युग में उसका कहाँ तक हम उसका महत्व समझ सकते हैं, क्या वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, और वैसे ही ये सब हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब सीरीज का विषय है जीनियस ऑफ इंडिया एज ए की टू द क्राइसिस ऑफ ह्यूमैनिटी। भारतीय प्रज्ञा का दुनिया के सामने जो समस्या है उनका निराकरण करने के लिए कैसे उपयोग हो। तो मुझे लगता है आयुर्वेद इसका एक बहुत बड़ा पहलू हो सकता है, इसलिए मैं आपसे दोनों से अनुरोध करता हूँ कि चर्चा को आप शुरुआत कीजिए। दोनों का फिर एक बार स्वागत करता हूँ। डॉक्टर आंबेकर जी या पाटिल सर, आप कोई भी शुरुआत कर सकता है। प्रश्न ये था कि ये आयुर्वेद का जो विज्ञान है या हमारा जो सारा प्राचीन शास्त्र है, शुरुआत कैसे हो गई, इसका प्राचीनतम भाग कौन सा है, ये पहले बताइए हमें। नमस्कार और धन्यवाद डॉक्टर जोशी। आपकी वजह से हम इस श्रृंखला में जुड़े हैं, हमें इसका बहुत बहुत आनंद है। तो शुरू में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद ये शाश्वत है, अपौरुषेय है, नित्य है, क्योंकि ये वेदों का भाग है, वेदों का उपवेद है, और उसमें जो तत्व बताए गए हैं ये सब जब तक ये विश्व है तब तक ये चलेगा, इस प्रकार से इसका विचार है। क्योंकि ये कोई विचार से या इंटेलेक्चुअल लोगों ने किया हुआ कुछ नहीं है। ये जैसे मनुष्य संस्कृति का निर्माण हुआ उस तरह से ये चला आ रहा है। और ये हम जान सकते हैं कि पहले कभी ये आयुर्वेद का जो मूल स्रोत है वो हम त्रेता युग से पकड़ सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद का निर्माण जो है वो जैसे ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ वहां से लेके अभी तक ये निरंतर चालू है, उसका विकास हो रहा है, और उसके बारे में हम ये थोड़ा सा जान लेंगे। तो त्रेता युग में जब भी कुछ ये विषय चल रहा था, तभी इसे द्विस्कंद कोश करके समझ सकते थे। द्विस्कंद कोश इसका मतलब है कि जैसे कोई व्याधि है और उसका निराकरण है, यानी रेमेडी है, इस प्रकार से ये द्विस्कंद कोश त्रेता युग में अस्तित्व में था। इस तरह की जानकारी मिलती है। ये सब जानकारी हमें मिलती है काश्यप संहिता से। काश्यप संहिता में शुरू में जो उपपद आते हैं, इसमें ये बहुत विस्तार से ये सब चर्चा आती है, और ये वहां से हम पढ़ सकते हैं। ये कोई मनगढ़ंत तो है नहीं। और ये जो
त्रेता युग में द्विस्कंद कोश था, उसका त्रिस्कंद कोश होने के लिए द्वापर युग का समय आना पड़ा, जो महाभारत काल के थोड़ा सा पहले का हो सकता है। और ये इतने काल में द्विस्कंद कोश का परिवर्तन त्रिस्कंद कोश में हुआ। त्रिस्कंद कोश में ये हुआ कि ये सब जो व्याधियां होती है वो किस कारण से होती है और उसका प्रिवेंशन किस तरह से कर सकते हैं और उसका उपाय योजना किस प्रकार कर सकते हैं, ये सब जानकारी त्रिस्कंद कोश में आती है। और यही त्रिस्कंद कोश आगे कलियुग में जाके आयुर्वेद नाम से प्रसिद्ध हुआ। और यही जो है शुरू में हम देखते हैं कई विवरणों में कि आयुर्वेद यह ऋग्वेद का उपवेद बताया जाता है, और बाद में जब हम पढ़ते हैं आयुर्वेद का इतिहास, उसमें यह कहा जाता है कि आयुर्वेद अथर्ववेद का इतिहास करके हम पढ़ते हैं। इतना सब जो बदलाव आया है ये अचानक नहीं आया है। त्रेता युग से द्वापर युग लगभग पूरा होने तक का समय इसमें चला गया है। तो कोई भी अनुसंधान है तो ये ऐसा अचानक कुछ नहीं होता है, उसमें काफी समय चला जाता है, उसमें काफी समय लगता है। और वहां से लेके अभी तक ये निरंतर उसका विस्तार चला आ रहा है। जब भी ये त्रिस्कंद कोश नाम से ये प्रसिद्ध हुआ, उसमें अष्टांग यानी 8 अंग थे, जिसमें काय चिकित्सा है, सर्जरी है, शालाक्य है, कौमार भृत्य है, अगध तंत्र है। अगध तंत्र विषयों की चिकित्सा। बाद में भूतक ग्रह बाधा संबंधित करके एक अंग आता है, जो लगभग आज माइक्रोबायोलॉजी जैसे शास्त्रों में लगभग परिवर्तित हो गया है। और बाद में रसायन और वाजीकरण, ये ऐसे 8 अंग से ये अष्टांग युक्त ये आयुर्वेद था। लेकिन अभी हम उसकी व्याप्ति देखते हैं, कोई भी मेडिकल साइंस का, तो अनगिनत उसकी शाखाएं हैं, और हर एक शाखा में हम बहुत सारा ज्ञान उपलब्ध है। और ये भी कलयुग से लेके यानी लगभग 5000-6000 साल का जो समय आ रहा है, उसमें ये सब बदलाव आया हुआ है। तो ये आयुर्वेद का इतिहास जो है, जो त्रेता युग से चला आ रहा है, अभी हम ये देखेंगे कि ये आगे इसका फाउंडेशन क्या है, ये किस विचार आधार पर ये आयुर्वेद कार्य करता है, किस तरह से ये चला आ रहा है, इसका बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, फाउंडेशन क्या है। तो मैं डॉक्टर पाटिल से ये जानना चाहूँगा, ये उनको पूछना चाहूँगा कि क्या है ये नित्यत्व है, अनादित्व है आयुर्वेद का, ये ऐसा क्या फाउंडेशन है जिसके वजह से ये अनादित्व और नित्यत्व, शाश्वतत्व हम मानते हैं। प्लीज। नमस्कार आप दोनों को करता हूँ और मैं आरंभ करता हूँ। जैसे कि वैद्य आंबेडकर जी ने कहा है कि अनादि है, शाश्वत है और अपरंपार इस प्रकार का ये शास्त्र है, वैदिक शास्त्र है। यह तो सिद्धांत की बात है, लेकिन यह इसलिए कहा गया था कि पूरा आयुर्वेद का जो विज्ञान है, पूरी आयुर्वेद की जो सामग्री है, ग्रंथ सामग्री है, वो उसका बेसिक प्रिंसिपल्स है। हम शरीर वाले लोग और निसर्ग, इनके घटक जो है वो मूलतः एक है। तो निसर्ग में, यूनिवर्स में यदि हम ब्रह्मांड देखते हैं जो पंचमहाभूतों से बना है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इनको पंचमहाभूत कहते हैं। इन्हीं पंचमहाभूतों से मानव शरीर भी निर्माण हुआ है। और जो भी औषध स्वास्थ्य के लिए हो, रोग प्रशमन के लिए हो, हम यूज करते हैं, वापरते हैं, व्यवहार में लाते हैं, वे सारे पंचमहाभूतों से बनते हैं। जब तक पंचमहाभूत सृष्टि में उपलब्ध है, तब तक सृष्टि में उपलब्ध होने वाले औषध हम यूज करेंगे। इसीलिए आयुर्वेद को शाश्वत कहा गया है। निसर्ग की शुरुआत कभी हुई किसी को पता नहीं है। इसीलिए हमारा जो आयुर्वेद शास्त्र है, जब मैं कहता हूँ हमारा आयुर्वेद शास्त्र है, मानव जाति का जो आयुर्वेद शास्त्र है, जो
भारतवर्ष में उत्पन्न हुआ था वह शास्त्र है, वह अनादि, अनंत, शाश्वत, अपरंपार इस प्रकार कहा गया है। चूंकि हमने हमारे मूलभूत प्रिंसिपल्स निसर्ग के प्रिंसिपल्स पर सिलेक्ट किए हुए हैं, वह निसर्ग जैसे बिगिनिंगलेस और एंडलेस है, उसी प्रकार उसका शास्त्र जो है, जो वैदिक शास्त्र आयुर्वेद है, वो भी है अनादि, अनंत, शाश्वत इस प्रकार कहा गया है। अंबेडकर जी ने बात की कि अथर्ववेद का या ऋग्वेद का उपांग यह आयुर्वेद है। सही बात है, क्योंकि अथर्ववेद में वैदिक शास्त्र के बारे में ज्यादा विषय आते रहे, लेकिन आयुर्वेदावतरण अंबेडकर जी हमें समझ लेना चाहिए। चरक संहिता एक प्रधान ग्रंथ है आयुर्वेद का। उसके पहले अध्याय में आयुर्वेद की शुरुआत कैसे हुई और आयुर्वेद का आरंभ कैसे हुआ, इसका एक कथन मिलता है। किसी एक काल में जब पुरुष व्यक्ति और अपने जनसमूह रोग से पीड़ित होने लगे, तब यह ध्यान में आया कि कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि रोगों की उत्पत्ति के कारण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये जो प्रधान पुरुषार्थ थे, जो भी हम जीवन बिताते थे धर्म के लिए, पैसा कमाने के लिए, कामोपभोग लेने के लिए और जन्म से मृत्यु पर्यंत जीवन जीते हुए हम मोक्ष की अपेक्षा करते हुए, मोक्ष की इच्छा करते हुए जीवन बिताते थे। जब रोगों की उत्पत्ति के कारण चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए संकट आने लगे, तब कथा ऐसी है कि हमारे यहाँ के महान ऋषि ब्रह्मा जी तक पहुंचे और वहां से आयुर्वेद का ग्रहण करते हुए पृथ्वी तल पर आए और 6 ऋषियों के नाम गिनाए गए हैं। फिर भरद्वाज ऋषियों ने 6 विद्यार्थियों को, अग्निवेश, भेल, पराशर, हारित, चारपाणी, इनको अपना ब्रह्मा जी से जो भी कुछ सीखा था वो प्रदान किया और फिर अग्निवेश आदि ने अपने अपने ग्रंथ बनाए। तो चूंकि अग्निवेश बुद्धिमान थे, उन्होंने अपना ग्रंथ पहले बनाया अग्निवेश तंत्र, और यही अग्निवेश तंत्र का उपबृहण प्रतिसंस्कार होते हुए जो पुस्तक आज हमें मिलती है वह है चरक संहिता। तो ये उपबृहण का, प्रतिसंस्कार का जो प्रकरण है वह तब से है। ध्यान में रखिए, अग्निवेश तंत्र जी ने तंत्र लिखा जिसका नाम अग्निवेश तंत्र था। उस पर विस्तारयोति लेशोक्तम, जो बहुत संक्षेप में लिखा था, उसको विस्तार किया और फिर इस प्रकार प्रतिसंस्कार करते हुए आज हमें चरक संहिता प्राप्त हुई है। चरक के बाद सुश्रुत संहिता है, फिर वाग्भटाचार्य ने दोनों का संयोग करते हुए अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय नाम के पुस्तकें लिखी। यहाँ भी एक बात ध्यान में रखने लायक है, जब हम टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन कहते हैं तो टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन बढ़ा और फिर कुछ दिनों के बाद मैनुअल ऑफ इंटरनल मेडिसिन उन्हीं लेखकों का जैसे रहता है, वैसे अष्टांग संग्रह एक बृहत ग्रंथ है जो वाग्भट जी ने लिखा। और फिर जब उनको लगा कि एक उसका मैनुअल भी आना चाहिए, तो अष्टांग हृदय से सारवत बातें निकालते हुए उन्होंने अपना नया ग्रंथ सामने लाया, अष्टांग हृदय। तो इस प्रकार आयुर्वेद का विकास सहस्त्राब्दी वर्षों से हो रहा है और शायद यह प्रगति होते 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 हम कहाँ तक चले जाएंगे ये कल्पना करना है, और इसी विषय पर शायद हम हमारी चर्चा आगे लेते जाएंगे। यहाँ मैं एक बात पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ कि सुश्रुत में एक विचार आता है कि एक ही शास्त्रों पर अवलंबित न रहते हुए अनेक शास्त्रों का विचार वैद्य ने करना चाहिए और जिसका विचार चिकित्सा करते समय होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये क्या है, कौन से शास्त्र ये हो सकते हैं? यह अत्यंत मूलभूत प्रश्न जो सदैव हमें पूछते रहना चाहिए, ऐसा आपने मुझे पूछा है। जैसा कि मैंने कहा, अथर्ववेद में आयुर्वेद था, वर्णित था, फिर भी उसका विकास हुआ और चरक, सुश्रुत, वाग्भट आदि ग्रंथ हमें मिले। इस क्रम से हम जरा देखेंगे, चरक, सुश्रुत और वाग्भट। चरकाचार्य जी जब अपना ग्रंथ समाप्त करते हैं तो विद्यार्थी को दिशा दिग्दर्शन देते हैं कि ये एक ही शास्त्र इस ढंग से पढ़ लो
कि आप उसको मास्टर कर जाओगे। और एक बार आप चरक संहिता में सूदने हो गए, विद्वान हो गए, स्कॉलर हो गए, कि तब आप दूसरे शास्त्र भी पढ़ पाओगे। इस प्रकार का दिशा दिग्दर्शन चरकाचार्य जी ने अपने अंतिम अध्याय में लिख दिया कि एकस्मिन् अपि यस्येह शास्त्रे लब्धास्पदा मति, इस शास्त्र में लब्धास्पद मति हो जाओ। ऐसा होने पर आप अन्य अन्य शास्त्र पढ़ने के लिए भी तैयार हो जाओगे, क्योंकि शास्त्र क्या है इस प्रकार का ज्ञान आपको प्राप्त हो गया है। फिर सुश्रुत एकदम आगे जाते हैं और स्पष्ट लिखते हैं, जो जितनी स्पष्टता शायद चरकाचार्य जी कथा में नहीं थी, अत्यंत स्पष्ट लिखते हैं कि एकम शास्त्र मध्याह्नो न विद्यात् शास्त्र निश्चय, एक शास्त्र पढ़ने से शास्त्र में निश्चय नहीं हो पाएगा। इसीलिए तस्मात् बहुश्रुतः, बहुश्रुत होते हुए वैद्य को अन्य अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार की उक्ति सुश्रुताचार्य ने कही। वाग्भट एक कदम इतने आगे जाते हैं जिनका अनुचरण हमें आज करना आवश्यक है। वाग्भट जी कहते हैं अनेक अपने अंतिम अध्याय में कि वात के लिए तेल, पित्त के लिए घी, कफ के लिए मधु, ये ब्रह्मा जी के भाषा में कहा जाए या अत्याधुनिक वैद्य की भाषा में कहा जाए, क्या फर्क पड़ता है? एज लॉन्ग एज यू आर प्रिस्क्राइबिंग तेल फॉर वात दोष, घी फॉर पित्त दोष एंड हनी फॉर कफ दोष, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? वो किस भाषा में व्यक्त किया जा रहा है। तो आधुनिक भाषा में आयुर्वेद आना चाहिए, इस प्रकार का वचन कुछ 1500-1600 साल पहले स्वयं वाग्भट जी ने बताया है। और यह परंपरा विकास करने की शायद कोरोना के कारण आयुर्वेद के उपलब्ध हो चुकी है, और कई सालों से हम लोग, आप भी और मैं भी, खुले दिल से ये सब प्रकाश देख रहे हैं। और खास करके आज यह अत्यंत जरूरी हो गया है कि ग्रंथोक्त जो आयुर्वेद है, संस्कृत में जो आयुर्वेद है, वो सही तो है। वाग्भट कहते हैं, सॉरी, चरक अपने अध्याय में कहते हैं कि यद यह अस्ति, जो इस ग्रंथ में मैंने वर्णन किया है वो सर्वत्र है, और जो कहीं नहीं है, यह न ही अस्ति, वो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। तो वाग्भट जी का और चरक जी का, चरकाचार्य जी का कथन स्पष्ट है कि हमने सब कुछ बता के रखा है। इसका विस्तार, अधिक एक्सप्लेनेशन रिसर्च करके करने की जिम्मेदारी हम भविष्य की पीढ़ियों की ओर दे रहे हैं। तो वाग्भट जब कहते हैं कि वक्ता के उक्ति के अनुसार, वक्ता यदि भिन्न हो और उक्ति भी भिन्न हो, तो उसका मतलब बदलता नहीं। चरकाचार्य ने दिया है, लेकिन यह कार्य कारण भाव यदि हम आधुनिक विज्ञान की भाषा में कहना आरंभ कर देंगे तो एक्सेप्टेबिलिटी आपके शास्त्र की काफी विस्तृत हो जाएगी, ग्लोबल हो जाएगी, यूनिवर्सल हो जाएगी। मुझे तो आज कहने में थोड़ा भी विचित्र नहीं लगता है कि कुछ साल पहले जब हम आयुर्वेद पढ़ते थे, कुछ साल पहले क्यों, इन दिनों भी आयुर्वेद को कॉम्प्लीमेंट्री माना जाता है, पूरक माना जाता है। हम वाग्भट की बात यदि सुनते हैं और आधुनिक विज्ञान के अनुसार यदि हमारा आयुर्वेदोक्त चिकित्सा एक्सप्लेन करते हैं, तो आज हम कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रहेंगे। हमारा शास्त्र मेन स्ट्रीम मेडिसिन बन जाएगा, न केवल भारतवर्ष में, न केवल हिंदुस्तान में, लेकिन संपूर्ण जगत में यूनिवर्सल मेडिसिन के रूप में मेन स्ट्रीम मेडिसिन बनने की क्षमता, पोटेंशियल आयुर्वेद में है। और मुझे लगता है कि यह गति अत्यधिक बढ़ गई है और कुछ दशकों में हम यह चेंज देख पाएंगे। यह परिणाम हमारे सामने होते है, ये हम देखने के सौभाग्य, इतने हम सौभाग्यशाली है, इतना तो मैं कह सकता हूँ। एक जो मैं भी सुन रहा हूँ, इतना सुंदर विवेचन हो रहा है कि ऋग्वेद से लेकर अथर्ववेद से लेकर फिर बाकी सारे चरक, सुश्रुत, वाग्भट तक आपने सब विवरण किया। इसमें एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा जो बिल्कुल भारतीय प्रज्ञा का ही एक दिशा दर्शक है कि हम हमेशा, जो किसी चीज का बीज है वो सनातन होता है, लेकिन उसका जो विस्तार है वो समय के साथ हमेशा नित्य नूतन होता है।
जो Sure. हमारी एक पहचान ऐसी हम बताते हैं भारतीय संस्कृति की, सनातन नित्य नूतन। उसका बराबर। जो गाभा या जिसको हम लोग कोर कहते हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो सेम रहेंगे, लेकिन समय के साथ उसमें जो परिवर्तन लाना आवश्यक है, विज्ञान के साथ नए आविष्कारों के साथ जो उसको लाना आवश्यक है, भाषा के साथ नया रूप देना आवश्यक है, वो हमेशा होता रहा। और इसलिए शायद वो नित्य नूतन है फिर भी सनातन है। आई थिंक दैट इज द पॉइंट विच बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैं राइट। यहाँ देख रहा हूँ क्योंकि मैं सुबह बात कर रहा था इनसे, अम्बेडकर डॉक्टर से भी, डॉक्टर जी से, तो वो मैं बता रहा था कि हमारी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की जो बेसिक फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग थी, मतलब अपने ऐसा अगर रसरत्न समुच्चय की बात की या बाकी अगर रसायन शास्त्र का विस्तार दिखा, तो उसके आविष्कार जैसे बढ़ते गए, एक साथ हमें औषधियां भी मिलती गई, धातु मिलते गए, और फिर गंध मिलते गए, फ्रेग्रेंसेस एंड वो सब परफ्यूम्स के लिए। मेटलर्जी हमारी बहुत स्ट्रांग थी। तो मैं सर से पूछ रहा था तो वो वही बता रहे थे कि हाँ बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि उसके बाद आयुर्वेद ने भी उसको अडॉप्ट करते हुए धातुओं का भी सहभाग करना शुरू कर दिया। जैसे और कोई साइंस आगे आ गया तो फिर उसका भी सहभाग कर लिया। सो इज दैट ट्रू? इज ये अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? वेरी ट्रू। क्योंकि चरक संहिता में जो भस्म और बाकी जो द्रव्य है उनका विचार नहीं आता है, लेकिन आगे चलने वाले जो ग्रंथ है उसमें रस, रत्न और विविध प्रकार के जो मेटल्स है उनका किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए और किस तरह से प्रयोग करने से वो उसकी विषयवृत्ति तकलीफ नहीं होगी और उसमें बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट्स मिल जाएंगे। इस प्रकार के सब देखने को मिलते हैं। और उस तरह से हम अगर भस्म बनाते हैं तो कई दिनों तक खाने के बावजूद भी उसमें कोई भी तकलीफ या हानि दिखती नहीं है। अगर समझो किसी ने गलत तरीके से अगर तैयार किया तो उसके बाद अलग है, किस तरह से तैयार करना चाहिए इसकी निश्चित ऐसी पद्धतियां बताई गई है। उस प्रकार से तैयार किए हुए सब जो कल्प है उनका अगर उपयोग करते हैं तो अच्छे से तो कोई भी विपरीत रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलती है। तो क्या आयुर्वेद में ये औषध की परिभाषा कुछ बताई है, किस प्रकार से ये औषध होना चाहिए, किस प्रकार से नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ है? डॉक्टर पटेल, आप औषधों के बारे में कुछ बताएंगे? वैसे आयुर्वेद में जब चतुष्पादों का विचार होता है वहाँ एक पाद औषध है और औषध भेषज एक पाद है और उनके गुण दिए हुए है कि बहुकल्पना होनी चाहिए, डिफरेंट डोसेज फॉर्म्स होने चाहिए, रोग के लिए वो योग्य होना चाहिए। इस प्रकार के कुछ गुण वहाँ औषध के दिए हुए है। मैं आपका ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा कि चरक ग्रंथ में ज्यादा से ज्यादा वनौषधियों का उपयोग किया गया है। और जब धीरे धीरे ध्यान में आने लगा कि पारा नाम की कुछ चीज है, पारद नाम की कुछ चीज है, गंधक नाम की कुछ चीज है, लोह नाम की कुछ चीज है, उनको उन्होंने अपने शास्त्र में द्रव्य होने के कारण लेना चाहा। जब तक वनौषधियां उपलब्ध थी और जब तक वनौषधियों के काढ़े के रूप में, चूर्ण के रूप में, आसव वरिष्ठ के रूप में उपयोग होते जा रहे थे, तब तक ठीक था। जब यह ध्यान में आया कि अन्यान्य द्रव्य भी उपलब्ध है जो भूमि से उत्पन्न होते हैं, खनिजों से उत्पन्न होते हैं, क्या उनको हम औषधि के रूप में यूज कर सकते हैं? इस प्रकार का विचार कभी तो उनको स्ट्राइक हुआ होगा और वे आगे चले गए और उन्होंने एक औषध ध्यान में रखते हुए रसशास्त्र एक शास्त्र उपस्थित कर दिया, निर्माण कर दिया। रसशास्त्र में रस शब्द का अर्थ है पारद। सो पारद से बनी गई औषधि रसशास्त्र के नाम में एक नया विज्ञान जो मूलतः आयुर्वेदिक है सामने आ गया है। उसे हो क्या गया कि
अल्प मात्रा में, जो चूर्ण की मात्रा 2 से 3 ग्राम, काढ़े की मात्रा 20 से 30 ml थी। इसे रसशास्त्र के उपयोग से ये हो गया कि अल्प मात्रा में हम औषधों का उपयोग कर सके और जो बहुत क्षिप्रतर लाभ देता है, शीघ्रतर लाभ देता है, इस प्रकार का वर्णन आ गया। तो ये जो अन्यान्य ग्रंथों के बाहर के जो विषय है उनको भी आत्मसात कर लेना और आयुर्वेद में कर लेना, यह प्रक्रिया उन दिनों भी थी। तब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक सिस्टम एस्टेब्लिश किया, जो पारा को यदि बाह्य द्रव्य मानती है तो शरीर को कष्ट न दो, इसलिए उसके ऊपर शोधन संस्कार करने शुरू कर दिए। भस्मीकरण के संस्कार है, ये सारे शोधन मारण के जो संस्कार है वो उस खनिज द्रव्य को शरीर के साथ फ्रेंडली होने के लिए तैयार करते हैं। और इस प्रकार अत्यंत विस्तृत रसशास्त्र जो आज हमारे पास है, आरोग्यवर्धिनी, त्रिभुवन कीर्ति, ये नामों से ही हमें ध्यान में आता है कि इन औषधों की व्याप्ति स्वास्थ्य संभालने में, रोग निवारण करने में, आरोग्यवर्धिनी नाम की यदि वटी है तो उस वटी से उन रसशास्त्रों ने क्या अपेक्षा की हो गई, ये हमें आइडिया आती है। त्रिभुवन कीर्ति, इन औषधों का नाम सर्वपरिचित है, त्रिभुवन कीर्ति। इस प्रकार का नामाभिधान करने मात्र से ही त्रिभुवन कीर्ति के लाभ हमारे ध्यान में आ जाते हैं। तो त्रिभुवन कीर्ति एक्यूट डिसीजेस के लिए, आरोग्यवर्धिनी क्रोनिक डिसऑर्डर्स के लिए इस प्रकार का वर्णन ग्रंथों में है। ये तो मैंने दो, वैसे सैकड़ों रसशास्त्र हमारे रसशास्त्र के ग्रंथ में उपलब्ध होते हैं। कुछ नाम यदि मैं कह भी दूं, बृहद वात चिंतामणि, वात रोग शांत करने के लिए जितनी भी आपकी चिंता है वहां बृहद वात चिंतामणि, चिंतामणि जैसे आपको काम में आ जाएगा। इस प्रकार के नामाभिधान उन्होंने अपने इंग्रेडिएंट्स किए। उससे हमें लगता है कि ये जो अन्यान्य आपाततः आयुर्वेद शास्त्र के बाहर करने वाले जो द्रव्य है उनका भी स्वीकरण करना और उसको आयुर्वेद के अनुसार ट्रीट करना, उसको आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार चिकित्सा करते समय यूज करना, यह प्रक्रिया सतत चलती आ रही है। और इससे ये भी हो गया कि जैसे कॉपर है, जिंक है, लेड है, जो आज हम टॉक्सिन्स मानते हैं, उनको भी किस तरह से स्वीकार कर दिया और उनका भस्मीकरण करके उसको शरीरोपयोगी किस प्रकार से बनाया, बिल्कुल सोच सकते हैं। बहुत सारे विषय द्रव्य भी है, जैसे नक्सोमिका है या तो धतूरा है, इनके भी प्रयोग से हम ये सोचते हैं कि हम लोगों को ठीक कर सकते हैं। और यही बात आज भी हो रही है। कई भी कितने सारे नए ब्लड प्रेशर कम करने वाले और प्रयोग में लाए हुए द्रव्य विषय द्रव्यों से बने हुए हैं, हम ये जानते नहीं है, लेकिन ये सब है। और वैसे ही आयुर्वेद ने तभी ये सब अनुसंधान किया, और ये अनुसंधान के सिवाय होता नहीं है। कितना भी कहो, कोई भी धतूरा अगर दवा के स्वरूप में अगर वापरना हो तो उसके ऊपर प्रयोग करके वो जब तक वो पूरा निर्दोष सिद्ध न हो तब तक कोई भी पेट में नहीं लेगा। ये तो तर्क सिद्ध है। वैसे ही जैसे आज भी अगर ब्लड प्रेशर के लिए हम अगर कोई स्नेक वेनम वापरते हैं, उसका अगर उपयोग अगर हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए करते हैं तो वो भी अनुसंधान से ही हुआ है। तो वैसे ही तो आयुर्वेद ये शाश्वत है, नित्य है, निरंतर है, उसके साथ में साइंटिफिक अनुसंधान से ही उपलब्ध हुआ है, ये हमें मानना पड़ेगा। तो हम और एक बात इस आयुर्वेद के साथ जुड़ती है, ये है संस्कृत भाषा। क्या संस्कृत भाषा की वजह से आयुर्वेद का प्रयोग जो है, अध्ययन है, वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो गया है या उसमें कोई बाधाएं आती है? ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि आयुर्वेद यदि पढ़ना है तो संस्कृत भाषा विद्यार्थी को आनी चाहिए, क्योंकि अंबेडकर जी आपको पता है, क्योंकि भाषांतर करने से बहुत बार केवल भाषा में अंतर नहीं, अर्थ में भी अंतर हो गया है। तो संस्कृत भाषा वैसे सीखने के लिए कठिन नहीं है, विद्यार्थी वो सीख सकते हैं। और यावत शक्य संस्कृत भाषा में ही हमें यदि ग्रंथों का अध्ययन करना है तो वो वही हमें करना चाहिए। ऐसे
मेरा व्यक्तिगत मत है। क्योंकि एक एक शब्द के जो अर्थ होते हैं और जो पाणिनि के अष्टाध्यायी के कारण उनका अर्थ हमें विकसित जैसे लगता है, वो अन्य भाषा में लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छी अंग्रेजी में, अच्छी हिंदी मराठी में यदि आए तो सार्वजनिक हो जाएगा, यह मैं समझ सकता हूँ। फिर भी विज्ञान के रूप में, शास्त्र के रूप में, आगम के रूप में यदि आयुर्वेद हमें समझ लेना है तो जहां तक हो सके हम संस्कृत से ही पढ़े, यह मुझे मानना पड़ता है। ठीक है। और जो बात आपने अनुसंधान की कही, वो बहुत जरूरी है इन दिनों कि सर्वसामान्य व्यक्ति भी यह समझ से जाए कि आयुर्वेद अनुसंधान से उत्पन्न विज्ञान है। जब हमने आयुर्वेदावतरण की बात की तो आयुर्वेदावतरण की बात प्रश्न से हुई, कहा स्यात् तेषां शमोपायः, उन रोगों के शांति का क्या उपाय हो सकता है, इति उक्ता। ऐसा कहकर वे ध्यानावस्था में गए। सिंपल लाइन है, कहा स्यात् तेषां शमोपायः, इन विकारों का, इन रोगों का शांति का उपाय क्या हो सकता है, क्वेश्चन मार्क। सो एवरी विज्ञान, हर एक साइंस प्रश्न से उत्पन्न हुआ है। यह एप्पल क्यों गिरा, तो प्रश्न। ये ब्रेनस्टॉर्म हैकेथॉन जैसे ही कुछ है क्या? हाँ, तो प्रश्न तो उपस्थित कर दिया, हाउ टू कम टू द सॉल्यूशन पार्ट ऑफ इट। तो उन्होंने आज जैसे हम क्लिनिकल ट्रायल के लिए प्रोटोकॉल बनाते हैं, उस प्रकार का प्रोटोकॉल बनाना चाहिए। और उस प्रोटोकॉल बनाने के उन्होंने स्टेप्स भी बता दिए कि दिस इज हाउ यू विल प्लान योर प्रोटोकॉल सो दैट द साइंटिस्ट नोज हु डज व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। If you go by this understanding and if you work according to these principles, you will come at the rightmost answer. यह आधुनिक वैज्ञानिक की पद्धति है। सो कॉल्ड मॉडर्न साइंटिफिक मेथोडोलॉजी जो है वो चरक से ली गई है, ऐसे मैं आराम से कह सकता हूँ। क्योंकि प्रोटोकॉल लिखने के जो सिद्धांत है वो चरक संहिता में, चरक संहिता के विमानस्थान में अत्यंत विशुद्ध रूप से, अत्यंत स्पष्टतया, कोडिफाइड लैंग्वेज में नहीं, स्पष्ट लिखा है कि कौन करेगा, क्या करेगा, कहाँ करेगा, कैसे करेगा, ये सब लिख के रखो और प्लान इट एंड रिजल्ट आप सामने लाओ। पब्लिश कैसा करना है आर्टिकल आपका, इसके भी वर्णन ग्रंथों में मिलते हैं नरेंद्र जी। तो यह पूरा जब मैं मुझे सुनने में लग रहा है पाटिल जी, डॉक्टर पाटिल, आपको बीच में रोक रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये जो साइंटिफिक प्रेसिजन है, परफेक्शन है in articulation as well as in its experimentation and thereafter again in writing the research papers, ये जो सारी प्रणाली आज की भाषा में हम उसको रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है ऐसा पूछते हैं कि क्या आपके पास कुछ रिसर्च मेथोडोलॉजी है, हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस रिसर्च। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये तो बड़ा ही साइंटिस्ट को भी समझ में आए इतनी बड़ी बात हो गई है, मतलब टोटली ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च। तो ये पता नहीं लग रहा है कि कैसे, जब उस समय माइक्रोस्कोप्स नहीं थे या शायद इतने ऑपरेशंस वगैरह नहीं होते थे, डायसेक्शंस नहीं होते थे, तो उन्होंने क्या केवल, और आपने एक छोटा सा उल्लेख किया जो मैं उसको, वो धागे को मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ, आपने उसमें कहा कि ध्यान करके उसमें करूं, ऐसा कुछ वर्ड आया था उसमें, ध्यान। तो दैट मीन्स जैसा हमारे बाकी शास्त्रों में भी आया है कि एक तो है फिजिकल साइंस के ऊपर उनकी जो महारत थी वो, और दूसरी साइकिक साइंस है जिसको हम लोग योग, ध्यान और ये सब कहते, उसके ऊपर भी उनका बड़ा ही कहना था कि उसको, उसके साथ आपको ये ज्ञान की मीमांसा आगे लेके जानी है। इस पे थोड़ा रोशनी डालिए कि हाउ दिस ध्यान वाज कमिंग इन एंड साइंटिफिक रिगर आल्सो वाज देयर। यस, सो प्रश्न तो पूछ लिया, कहाँ से तेषां शमोपायः, अब क्या करें। तो ध्यानावस्था में जाने के बाद उनके चित्तवृत्ति निरोध हो जाता है, इनफैक्ट योगा की तरफ हो जाते हैं और उन्हें दृष्टि मिलती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, उनका जो दृष्टृत्व है, उनका जो दृष्टापन है, वो ध्यानावस्था में जाने के बाद ही हो सकता है इस प्रकार का। अदरवाइज ऑल योर एंडेवर विल बी, इट कैन बी अ फैलेसी। करेक्ट। ओके, सो करेक्ट ज्ञान के लिए, अत्यंत स्वच्छ ज्ञान के लिए आपको ध्यानावस्था में जाना चाहिए, सो दैट यू आर फ्री फ्रॉम बायसेस।
जब तक बायस है, जब तक द्वेष और रजो और तम की प्रवृत्तियां हैं, तब तक आपका जो ज्ञान है वो रिलायबल नहीं हो सकता है। इसीलिए सत्व गुण प्रधान अवस्था में जाने के बाद ही जो आप विचार करते हैं वो सत्य होता है, वो त्रिकाला बाधित सत्य हो सकता है। इस प्रकार की धारणा तब थी। बाद में द्रव्यों का विचार करना, फिर शोधन शमन का विचार करना, और फिर पेशेंट्स में देखे हुए वो परिणामों को देखना, ये बातें तो आती रहेगी। लेकिन मूल बीज ध्यानावस्था में जाना, रजतम विहीन होना, सत्व गुण प्रधान होने के बाद ही जो ज्ञान मिलता है और स्वच्छ विमल इस प्रकार का मिलता है, यह धारणा उन दिनों थी। ठीक है। और उसी के कारण देखिए ना, 5000 साल पहले लिखा हुआ च्यवनप्राश, कोरोना के कारण हम यस है, गुडुचि है, कडुनिम है, अश्वगंधा है, उन दिनों के जो है, मैं थोड़ा सा आधुनिक वैद्यक में न्यू केमिकल एंटिटी को मेडिसिन बनाते हैं। तो न्यू केमिकल एंटिटी है, शरीर में जाने के बाद मेडिसिनल होगी या टॉक्सिक होगी पता नहीं। इसीलिए एनिमल स्टडीज से लेकर ह्यूमन स्टडीज तक वो बड़े साशंक होते देखते देखते प्रयोग करते रहते हैं। नहीं, पहले एनिमल स्टडीज में देख लेते हैं उसमें सेफ एंड इफेक्टिव है कि नहीं, फिर ह्यूमन ट्रायल्स, उसमें भी फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 इस प्रकार के ट्रायल्स करने पड़ते हैं। कोरोना जब आ गया तब उनके पास तो औषधि थी नहीं, थी तो हमारी जो प्राचीन औषधियां प्रसिद्ध थी। तो कुछ डॉक्टरों ने एक प्रश्न किया, क्लिनिकल ट्रायल है क्या आपको? अरे क्लिनिकल ट्रायल एथिक्स कमेटी के पास कब जाएंगे, प्रोटोकॉल कब लिखेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट कब करेंगे, फिर रिजल्ट्स कब आएंगे, फिर वो प्रमोट कब करेंगे, और फिर वो सब वैज्ञानिकों के गले में कब उतारेंगे? तब तक कोरोना के कारण मरने वाले रोगियों को क्या करेंगे? तो एक नई टर्म आज हमें मिलती है, रियल वर्ल्ड प्रैग्मेटिक क्लिनिकल ट्रायल्स। केवल ये नामाविधान का विचार करने से ही हमें ध्यान में आता है कि WHO यहां तक पहुंच गई कि यस क्लिनिकल ट्रायल तो चाहिए, बट देन वी डोंट स्टिक टू दैट कठिन प्रोटोकॉल। ओके, एज फार एज ट्रेडिशनल मेडिसिन गो, we do away, we don't really accept that traditional clinical trial protocol. We will go with real world। वैद्य मिलिंद पाटिल ने कोरोना पेशेंट को गुडुचि दिया और ये देखा, that becomes a clinical trial result for us as far as you believe in Dr. Milind Patil's status. So real world pragmatic clinical trials उन्होंने मानना शुरू कर दिया, और अनेक वैद्यों के पास जाने वाले अनेक कोरोना पेशेंट को लाभान्वित होते हुए देखते हुए उन्होंने यह निश्चित कर दिया कि दिस मेडिसिन डू वर्क। ओके, सो ये जो हार्डकोर साइंस की जो सब दृष्टि की तरफ साशंक दृष्टि से देखना था वो बंद हो गया है। और एज फार एज ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए आप च्यवनप्राश की हार्डकोर क्लिनिकल ट्रायल क्यों चाहिए? आपको लिखा है ना उन लोगों ने, इन रोग व्याधियों में, इन सिस्टम्स में इस प्रकार च्यवनप्राश बल देने वाला है, बस खत्म करो। ओके, एंड रियल वर्ल्ड ट्रायल्स करो, प्रैग्मेटिक ट्रायल्स करो। यह विकास 2022 तक माने आज तक यह विकास जनसामान्य के और वैज्ञानिकों में भी के दृष्टिकोण में आ गया है। यह दिस इज द स्टेप इन द राइट मोस्ट डायरेक्शन, ऐसे मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही रोचक है, क्योंकि हम यही बात कर रहे थे कि जो हम प्राचीन काल में कहते थे कि आप्तवाक्य प्रमाण भी एक होता है, भी होता है, सही बात है। आपको प्रत्यक्ष प्रमाण संभव नहीं है। ये जो हम प्रमाण की व्याख्या करते समय अनुमान, प्रत्यक्ष, उपमा, उसमें आप्तवाक्य भी तो है, शब्द प्रमाण है। वही बात अभी लोग मानने लगे। यही दिखाता है कि जैसा हमने कहा, प्राचीनता से आधुनिकता तक कोविड ने तो ये प्रूव कर दिया कि आयुर्वेद को पर्याय नहीं है, योग को पर्याय नहीं है। तो ये आधुनिक काल में भी किस प्रकार से अभी अपना जो दिग्विजय है वो साबित कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा दोनों बताइए। ठीक, किरण। तो जब हम कहते हैं कि अनेक शास्त्रों का परिशीलन करना चाहिए, पहले तो केमिस्ट्री और फिजिक्स का थोड़ा थोड़ा विचार तो आ गया। अभी इन दिनों में अगर हम विचार करते हैं तो इसमें
मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री आना चाहिए, बायोकेमिस्ट्री आना चाहिए, बाद में क्वांटम मैकेनिक्स आना चाहिए, फ्लूइड मैकेनिक्स आना चाहिए। ये सब बातों का विचार जब भी आएगा, और हम ये जानते हैं अभी कि शरीर में 22 मिलीवोल्ट के लगभग हमें ऊर्जा पैदा होती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, उसके वजह से भी कुछ ना कुछ संदेश मिलते रहते हैं। उसका भी उपयोग करके कुछ नए अनुसंधान किए जा सकते हैं, और उसके वजह से सब जो ह्यूमन बींग्स है और जो सृष्टि है वो लाभान्वित हो सकती है। तो क्यों ना ये शास्त्रों का और अनुसंधान करके आयुर्वेद के साथ शास्त्र के साथ जोड़ा जाए। यहाँ तो हम ये मानना चाहिए अभी आयुर्वेद केवल मेडिकल साइंस न होते हुए ये बायोलॉजिकल साइंस है। आयुर्वेद शब्द का व्युत्पत्ति भी वैसे ही है। आयु इसका मतलब है जो लाइफ, बायो, इंद्रिया, सत्व और आत्मा, इनसे जो तैयार हुआ है उसको आयु कहते हैं, और उसके बारे में जो ज्ञान है उसको वेद कहते हैं। तो आयुर्वेद आयु के बारे में जो ज्ञान है उसके बारे में, उसके लिए उसे बायोलॉजी कहना बहुत अच्छा है। और उस दृष्टि से हमें ये देखना चाहिए, ये मेडिकल साइंस, ये जो अनेक मेडिकल साइंस है, चाइनीज मेडिकल साइंस, मॉडर्न मेडिकल साइंस, एक्यूपंक्चर, होम्योपैथी, इनके बीच में की दीवार जो है वो निकाल देके अगर कुछ ह्यूमन बींग्स के आरोग्य के बारे में अगर कुछ विचार अच्छे से हो जाता है तो बहुत ही फायदा होगा। तो एक शास्त्र अध्ययनों का जो सुश्रुताचार्य का जो विचार है वो केवल अभी केमिस्ट्री और फिजिक्स के तक सीमित न रहते हुए बाकी नए दिखने वाले जो साइंसेस है उनको भी विचार में लेके आगे बढ़ना चाहिए, और उसका आयुर्वेद के अध्ययन में उसका विचार होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अन्य जो विज्ञान है आज जो विकसित हो चुके हैं, जैसा कि आपने बायोलॉजी का विषय लिया, वैसे केमिस्ट्री भी एक विषय है। जब हम आयुर्वेद में कहते हैं कि स्वास्थ्य अग्नि के ऊपर डिपेंड करता है, आपका अग्नि अच्छा हो तो आप स्वस्थ रहेंगे, मंदाग्नि हो गया, अग्नि विकार हो गया तो प्रॉब्लम आ जाएगा। यह अग्नि विचार जो है वो बायोकेमिस्ट्री के स्तर पर जितनी अच्छी तरह से आधुनिकों ने व्यक्त किया है उतना अच्छी तरह से अग्नि विचार हमारे ग्रंथों में नहीं मिलता है। लेकिन बायोकेमिस्ट्री का ज्ञान पढ़ने से हम आयुर्वेद अधिकाधिक डेप्थ में समझ सकते हैं। यह धारणा होती जा रही है, और इसी प्रकार इसी धारणा के अनुसार मैं मेरे व्याख्यानों में कहते रहता हूँ कि कुछ 5-6 साल के जो नोबेल प्राइज गए हैं वो हमारे किसी न किसी सिद्धांतों को बायोकेमिस्ट्री के लेवल पर एक्सप्लेन कर रहे हैं और नोबेल प्राइज प्राप्त कर रहे हैं। लंघन करना चाहिए, हजारों सालों से चरक संहिता में लिखा है, लेकिन लंघन से उत्पन्न होने वाले लाभ जो है वो इस मैकेनिज्म से मिलते हैं। यह विज्ञान नोटवर्दी है, नोबेल प्राइज वर्दी है, यह आधुनिकों के ध्यान में आ गया है। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत, सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। क्यों उठना चाहिए? उसकी कारण परंपरा ढूंढने के लिए जो वैज्ञानिक सफल रहे उनको नोबेल प्राइज मिलता है। यह जब मैंने देखना शुरू कर दिया तब मेरे ध्यान में यह आ गया कि आधुनिक विज्ञान आयु संबंधी जो थे अत्यंत सुपर सैचुरेटेड हो गए हैं, और इन दिनों उनको यही एक मार्ग बचा है कि आयुर्वेद के सिद्धांतों को बायोकेमिस्ट्री के आधार पर किस प्रकार कार्य कारण संबंध स्पष्ट करे, उसी और सारे वैज्ञानिक देख रहे हैं। और उसी प्रकार से पांडु रोग का चिकित्सा अध्याय है, ठीक है। तो पांडु रोग के लिए लोह कल्प देने हम सब लोग जानते हैं, लेकिन वो लोह कल्प के साथ त्रिफला क्यों देना है, चित्रक क्यों देना है, क्या हो सकता है उसके कारण, तो उसका भी कुछ संबंध इन्हीं दिनों जो प्राप्त नोबेल प्राइज है उसके कारण से उसे हम जोड़ सकते हैं, यह मेरी धारणा है। तो जैसे आपने कहा कि एक शास्त्र पढ़ने मात्र से चरक सुश्रुत वाग्भट्ट हमें हृदयंगम होने ही चाहिए, बट देन हमारा मन इतना विकसित होना चाहिए कि हमें बायोकेमिस्ट्री के सहारे, फिजिक्स के सहारे, अन्य मेडिसिन के सहारे, मोलिकुलर बायोलॉजी के सहारे उन सिद्धांतों को स्पष्ट करना चाहिए
ताकि हम संसार के सामने, जगत के सामने हमारा आयुर्वेद रिलेवेंट रहने वाला है। आप आपके शास्त्र विकसित करते रहिए, हमारा शास्त्र आप मोर एंड मोर रिलेवेंट सिद्ध करते जाएंगे, इस प्रकार की धारणा हमें है। और वो शायद उसी दिशा में संपूर्ण जगत जा रहा है, ये स्पष्ट होता है। बिल्कुल, इसमें कोई अभी ऐसा, जैसा आपकी बात के सुन के मुझे हमेशा लगता है, और ये नोबेल लॉरेट्स का उदाहरण देते रहते हैं पिछले 5-7 साल। एक मैं प्रत्यक्ष उदाहरण दे देता हूँ। 1985-86 में एक कार्यक्रम में मेरी एक नोबेल प्राइज विनर से मुलाकात हो गई। वो नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर बरूच ब्लूमबर्ग वाज वर्किंग ऑन बुम्यामल्की फाइलेंथस नेरूरी इन हेपेटाइटिस बी। इस महाशय को 1960 में मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग 1985-86 में मिले। इन महाशय को 1960 में शायद ऑस्ट्रेलिया एंटीजन की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला था। एंड देन उन्होंने देखा कि ये नया बच्चा है, फ्रेश BMS आयुर्वेद का विद्यार्थी है, तो उन्होंने मुझे प्यार से पूछा कि आप बुम्यामल्की आयुर्वेद में कहाँ देते हो। और दिल की धड़कन तो बढ़ी गई थी, मुझे पता था नोबेल प्राइज विनर से मैं बात कर रहा हूँ, और सीधा सिंपल प्रश्न पूछ रहे हैं कि बुम्यामल्की आप लोग आयुर्वेद में कहाँ देते हो। तो मैंने कहा, सर कफ कोल्ड में देते हैं, सर कामला में देते हैं, हेपेटाइटिस में देते हैं, और सर हमारे गुरुजी हर्पिस जोस्टर में भी उसका उपयोग करते हैं। उनका एक लाइन था जो आज तक मैं भूला नहीं हूँ। He simply said one sentence, no wonder बुम्यामल्की has antiviral properties। क्योंकि इनपुट्स क्या थे कि आयुर्वेद में बुम्यामल्की कामला वायरल डिसीज है, हर्पिस जोस्टर वायरल डिसीज है, कॉमन रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस आर 85% आर वायरल इन ओरिजिन। तो यहाँ तीनों में ये लोग इसका प्रयोग करते हैं, तो इसको एंटीवायरल एक्शन होनी चाहिए। और he uttered only one word, one sentence, no wonder बुम्यामल्की has antiviral properties। यह वाक्य कोरोना के दिनों में मुझे बराबर याद आया, और मैंने गूगल सर्च किया। चाइना में बुम्यामल्की के ऊपर एंटी कोरोना एक्टिविटी है, यह इस प्रकार का संशोधन प्रकाशित भी कर दिया है। तो जब हमने कहा कि सत्व गुण प्रधान व्यक्ति जब कहता है तो वह त्रिकालाबाधित सत्य होता है। बुम्यामल्की हमारे चरक संहिता में कासहर श्वासहर गणों में लिखी हुई है, वहां स्पष्टतः इंडिकेट किया गया है कि यह रेस्पिरेटरी ट्रैक की मेडिसिन है। बुम्यामल्की तामल के नाम से वहां उनका उल्लेख है। कोरोना अटैक द रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्राणवायु स्रोतस को कोरोना अटैक करता है, तो वह श्वास कासर बुम्यामल्की यहाँ एंटी कोरोना हो जाती है, ताकि क्योंकि वो बुम्यामल्की को जब हमने कहा रेस्पिरेटरी ट्रैक को बलवान देती है, तब हम वो जो कह रहे थे वो न केवल अनुभव से कह रहे थे, लेकिन हमें दिव्य दृष्टि भी होती थी। ध्यानावस्थित होके जो ज्ञान हमें होता था वो सत्वगुण प्रदान होता था, जो त्रिकालाबाधित सत्य होता है। तो चरक, बरूच ब्लूमबर्ग और कोरोना में बुम्यामल्की का उपयोग करते हुए चाइना वालों ने सिद्ध कर दिया कि इट हैज सम एंटी कोरोना एक्टिविटी। तो यह जो प्रवास है अंबेडकर जी हमारे दृष्टि के सामने हुआ है, हमारे जीवन में ही हुआ है, और यह जो प्रगति है ये अत्यधिक प्रगत हो जाएगी और अत्यधिक वेग से आगे जाएगी। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि आगे के दशक में या 2 दशकों में आयुर्वेद मेनस्ट्रीम मेडिसिन बन जाएगा, प्रिवेंशन के लिए भी, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की चिकित्सा में भी, और इन्फेक्शन डिसऑर्डर्स के लिए भी। जैसे मैं मेरे भाषणों में कहता हूँ, जैसे जीने का अधिकार मनुष्य मात्र को है, मनुष्यों को ही है ऐसा हम समझते हैं, वैसे जीने का अधिकार उस बैक्टीरिया को भी है, उस वायरस को भी है, उस फंगस को भी है, उन माइक्रोब्स को भी है। तो उनको मार के यदि आप सीडल चिकित्सा देते हुए तो उसको कुछ लिमिट है, और वो लिमिट शायद खत्म हो गया है। फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, ये अभी नहीं चलने वाला, जो कोरोना ने हमें दिखा दिया है। भिन्न म्यूटेंट्स आते हैं। पूछो इस वैक्सीन से हम तो ये हो गए, लेकिन अभी आपको दूसरा वैक्सीन, देयर इज नो लिमिट टू दिस। सो होस्ट को
माने आपके शरीर को इतना बलवान रखो कि ये माइक्रोब्स आपको कुछ कर नहीं पाएंगे। इस प्रकार की चिकित्सा प्रोहोस थेरेपी के नाम से हमें मिल रही है। ये प्रोहोस शब्द वैद्य डॉक्टर डहाणुकर, शरदिनी डहाणुकर ने, जो केएम हॉस्पिटल में काफी वर्षों तक फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट की प्रमुख रही, उन्होंने गुडुची इम्यूनोमॉड्यूलेटर है इस प्रकार का संशोधन, आधुनिक संशोधन सर्वप्रथम किया। शी वॉज द पायनियर इन इट। एंड फिर उन्होंने प्रोहोस थेरेपी नाम की चिकित्सा प्रमोट करना शुरू कर दिया, जिसको वो आयुर्वेद का आधुनिक काल में करने वाला प्रमोशन है ऐसा समझती थी। तो हम धीरे 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 आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं, न केवल सर्वसामान्य जन, बट देन सरकार स्तर के लेवल में भी, शासन स्तर के लेवल में भी, और वैज्ञानिकों की दृष्टि में भी। आधुनिक कॉलेज में, आधुनिक वैद्यक शास्त्र के कॉलेज में चरक की गोद लेने लग गए हैं, और फर्स्ट ईयर बीए में से आयुर्वेद के विषयों का अंतर्भाव होते जा रहा है। ये इसी दिशा पर जाने वाला प्रथम पद है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो क्या होगा आगे का भविष्य आयुर्वेद का, किस तरह से होगा? और जैसे कि मैंने 2-3 बार कहा, दिख रहे हैं तो एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रहे, तो आयुर्वेद किस तरह से? तो जैसे मैंने कहा कि प्रोहोस्ट, आप होस्ट को इतना बलवान बनाएं कि माइक्रोब नहीं रहेंगे। और एक सिंपल भाषा में एक श्लोक, किरण आपको मालूम है, जो हारित संहिता से आता है, परिश्रम और मिताहार यह पृथ्वी पर उपलब्ध होने वाले अश्विनी कुमार हैं। देखो, वो एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज और वो फास्टिंग, मिताहार हमें भूतल पर प्राप्त हुए अश्विनी कुमार है। तो उसमें जो परिश्रम है वो सर्जरी का काम करता है। जो आपका ब्लड वेसल, हार्ट वेसल बंद होता है, वो ब्लड वेसल साफ करने का काम परिश्रम करता है, सर्जन हो गया। और मिताहार फिजिशियन का काम करता है, आपके ब्लड शुगर को, आपके कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देता। जस्ट कल्पना, सर्वसामान्य जनों के लिए मैं बता दूं, सिंपल श्लोक है मित्रों, परिश्रम मिताहारो भुगतो अश्विनी सुतो। परिश्रम और मिताहार पृथ्वी तल पर उपलब्ध होने वाले अश्विनी कुमार हैं। ताव अनादृत्य नैवाहम, उनका अनादर करके मैं किसी अन्य वैद्य के पास नहीं जाता, न वैद्य मन्यम क्षमाश्रय। ठीक है, एकमेव श्लोक हारित संहिता से जो मैंने आइडेंटिफाई करके रखा है, वह भविष्य के सारे वैद्यक शास्त्र का मूल है। और यह परिश्रम और यही मिताहार के रूप में हमारा त्रिफला भी काम करता है, हमारा त्रिकटु भी काम करता है, हमारी हल्दी भी काम करती है, हमारी दालचीनी भी काम करती है। ये आधुनिकों को जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा, ऐसी मेरी इच्छा है। और ईश्वर चरण मेरी प्रार्थना है कि the sooner they understand this basic principle of parishram and mitaha, they will start understanding the rationale of all Ayurvedic therapies, all do's and don'ts which are described in our Shastra Ayurveda. इसका मतलब ये है कि आयुर्वेद का सब सार जो है वो परिश्रम है और मिताहार है। बिल्कुल, आप समझते हैं कि जब हमने चिकित्सा के 2 प्रकार किए, तो विविधोपक्रमणीय 2 ही प्रकार की चिकित्सा है, एक लंघन है और एक ब्रूहण है, जो परिश्रम और मिताहार से मिलती जुलती है। तो यही तो हमें जीवन भर करना है। तो ऑल अवर लाइफ वी शुड कीप बैलेंस ऑफ लंघन एंड ब्रूहण। ठीक है, मतलब समटाइम्स द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग्स आर मोस्ट सिंपल, ऐसा होता है कि yes, जो सबसे स्वाभाविक और सबसे निसर्गाधारित और सामान्यता समझ में आने वाली बातें, वही बातें सबसे बढ़िया बातें और सबसे आधुनिक बातें भी होती है, अत्यधिक वैज्ञानिक रहती है, अत्यधिक वैज्ञानिक भी होती है। ये बहुत ही जबरदस्त उदाहरण उसका हो गया कि परिश्रम मिताहार 2 ही बातों में सब कुछ आ गया, सार आ गया। इनको अश्विनी कुमार का स्टेटस दे दिया। अश्विनी कुमार दोनों थे, एक फिजिशियन था, एक सर्जन था। तो यह प्रज्ञा है उन दिनों की जो ध्यानावस्था में जाकर ही सुन आती है। उन लोगों ने बहुत निरीक्षण किए होंगे और निरीक्षणों का ध्यान करते करते उन्हें ध्यान में आया होगा कि अरे परिश्रम और मिताहार है, और आज वो विज्ञान हो गया है। मैं जस्ट 2 ऑब्जर्वेशंस आपके लिए समक्ष रखना चाहता हूँ एज ए लेमैन एंड एज ए पर्सन हु इज नॉट फ्रॉम मेडिकल साइड बट फ्रॉम साइंस साइड। ये सारा साइंस धीरे धीरे क्लासिकल फिजिक्स से क्वांटम फिजिक्स तक आ गया।
और वेरी क्वांटम गुड। वर्ल्ड में हम लोग जब आ गए तो ऐसा हो गया कि फिजिक्स की पूरी फाउंडेशन ही हिल गई। जो न्यूटन की फिजिक्स, न्यूटन कार्टेशियन जो सारा फिजिक्स था, उसकी पूरी जड़ें हिल गई। और वो न्यूटनियन फिजिक्स या डार्कियन फिजिक्स सारा विचार क्यों आ गया? क्योंकि मध्य युग में यूरोप में पूरा अंधविश्वास पर चल रहा था, अवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सारा विचार चल रहा था। तो उसको एक मात देने के लिए इस प्रकार का रैशनल थिंकिंग से सारी चीजें बढ़ती गई, जो अच्छा किया उन्होंने, अपनी दृष्टि से अच्छा किया। लेकिन 20वीं शताब्दी में क्वांटम फिजिक्स जब आ गया, क्वांटम साइंस जब डेवलप होते गया, आइंस्टाइन ने अपना रिलेटिविटी थियरी देखा, तो ऐसा हो गया कि लगा कि साइंस एक नई करवट ले रहा है। साइंस इज टेकिंग ए टोटली न्यू डायमेंशन नाउ। और साइंस की जो सारे उपभाग थे, उनकी जड़ें भी हिलने लगी। उसमें एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा, सबसे बड़ा उसका आघात हो गया मानव शास्त्र और समाज शास्त्र पर, क्योंकि उन्होंने मन की कल्पना भी भौतिक रूप से ही की थी। इट इज समथिंग कनेक्टेड विद द नर्वस सेंटर्स एंड दी न्यूरोलॉजी, ऐसी उनकी मन की कल्पना है। वो सब ब्रेन से आता है या नर्व सिस्टम से आता है। तो ये एक मतलब जो एक उनका जड़वाद की तरफ जाने की सारी प्रक्रिया थी, उसको मात मिली आइंस्टाइन, नेल्स बोर, हेजनबर्ग और ये सारे आधुनिक ऋषियों से, हम कहेंगे। और फिर साइंस से हम लोग धीरे धीरे साइंस के बियॉन्ड साइंस क्या हो सकता है, ये विचार में आ गए। ऐसे काल में जब हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब बातें कर रहे हैं, 2-3 बातें हमें ध्यान रखनी पड़ी, क्योंकि ये विषय आगे, इसलिए जस्ट मेरे विचार रख रहा हूँ। कभी फिर एक बार संस्कृत की तरफ लोग बढ़ रहे, लोग कह रहे कि क्वांटम कंप्यूटिंग, यू कैन कंप्यूट विद वर्ड्स नाउ, यू कैन ट्राई टू थिंक ऑफ हाउ साइंटिफिकली संस्कृत लैंग्वेज हैज बीन डेवलप्ड। और इसलिए फिर ग्रामर और वो पाणिनि का व्याकरणीय वगैरह वो वापस आता है। और सारी जो संस्कृत ग्रंथों की रचना है, मैंने कहीं पढ़ा था, आप मुझे करेक्ट कीजिए गलत है तो, लेकिन मैं पढ़ा था कि हमारा वैज्ञानिक जो सारा विकास हो गया, आयुर्वेद इंक्लूडेड ऑफ कोर्स, वो सारा संस्कृत भाषा में होने के कारण ज्यादा हो गया, बिकॉज संस्कृत गिव देम दैट इम्पेटस टू गो इन दैट प्रमाणबद्धता, एक्यूरेसी, परफेक्शन, और उसके साथ वो आगे बढ़ चुके। और दूसरी बात, क्वांटम वर्ल्ड में भी, आज के युग में भी, अत्याधुनिक बियॉन्ड साइंस युग में भी आयुर्वेद फिर भी खरा उतरा है। हम देख रहे हैं कि ये साइंस के बियॉन्ड जाते हुए भी फिर एक बार खरा हो रहा है। ये क्या प्रक्रिया है? ये कैसे हो गया? ये एक मतलब मैं समझता हूँ ये साइंस होते हुए भी साइंस को ट्रांसेंड करने वाली स्थिति में भी फिर एक बार वो खड़ा हो पाया है। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? किरण। नहीं, क्योंकि ये परम शुद्ध सत्व से ही निर्माण हुआ ग्रेट है। ग्रेट। और परम शुद्ध सत्व जो है, वहां से मिलने वाली जो प्रज्ञा है, जो ऋतंबरा प्रज्ञा कहलाती है, ग्रेट। करने वाला जो साइंस है, वो कभी भी विचारों से आया हुआ शास्त्र, जो केवल भौतिक इंद्रियों से जाना हुआ शास्त्र है, उसके परे होता है। इसके लिए यहाँ अपना कोई दुमत नहीं है कि ये जो आने वाले दिन है, वो परार्थ शास्त्र में से ही आने वाले हैं। और ये जो मनीषी जो नए शास्त्रज्ञ हैं, वो इसी तरह से अभी विचार करने लगे हैं कि ये जो भौतिक वर्ल्ड है, उसके बियॉन्ड बहुत कुछ है, और वहां से हमें बहुत कुछ मिलता है, तो क्यों ना वो टैप करें। और उसकी वजह से ये आयुर्वेद का फिर से उन्हें ध्यान में आया है, और जिसके वजह से आयुर्वेद का भविष्य बहुत उज्जवल है। और आयुर्वेद के शास्त्र से जुड़े हुए जो अन्य शास्त्र है, जैसे ज्योतिष शास्त्र है, या तो संगीत है, और ये जो उपांग कहलाते हैं, व्याकरण है, छंद है, न्याय है, और ये सब शास्त्र है, इनका भी अधिकाधिक अध्ययन हो जाएगा। और उसके वजह से फिर से शायद ये जो मनुष्य संस्कृति को नए दिन देखने को हो सकते हैं। नहीं, 2 बातें मैं ऐड करना चाहूंगा। जब चरकाचार्य अपना ग्रंथ समाप्त करते हैं, तब इतना कॉन्फिडेंस उनको कहाँ से आता है? लिखते हैं, यदि यह अस्ति तद अन्यत्र, जो इसमें है वो आपको अन्यत्र मिल जाएगा। यन्न यह अस्ति, जो यहाँ नहीं है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। बढ़िया। यह जो आत्मविश्वास है वो सत्या बुद्धि के कारण है, वो उनको मालूम था। ठीक है। आपने फिजिक्स की बात की, रॉजर पेनरोज नाम के फिजिसिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज मिला है। उनका कथन मैंने कहीं तो पढ़ा था कि अधिक साइंस का जैसा विज्ञान होते जाएगा, वैसे हम कॉन्शियसनेस क्या है वो भी समझ लेंगे। ओके, तो आत्मा का भी विचार फिजिक्स के सहारे हम समझ पाएंगे। ऐसे
रॉजर पेनरोज नाम के नोबेल प्राइज विनर जब कहते हैं, तब हमारे ग्रंथ कितने शुद्ध और कितने, जैसे स्वयं प्रज्ञा, जैसे आपने कहा ऋतंभरा प्रज्ञा से लिखे गए हैं, वो ध्यान में आता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी का जो है संशयात्मा विनश्यति, हम हमारे ग्रंथों पर अत्यधिक श्रद्धा रखें, फेथ रखें, संशय व्यक्त मत करिए, नहीं तो हमारा ही उसमें नाश होने वाला है। यह यहाँ तक हम आ सकते हैं। तो सारे संसार भर के लोगों को मेरा तो ये कथन रहेगा कि कृष्ण की जो पंक्ति है संशयात्मा विनश्यति, आप तो नहीं लिखे हुए ग्रंथ है, उनको हमें सर्वतया सर्वथा मान्य करना चाहिए और श्रद्धा के साथ हमें आचरण में लाना चाहिए। जब हमारे आचार्य कहते हैं आयुर्वेद के सिद्धांतों का परम आदर करना चाहिए, का मतलब है इन ग्रंथों को पढ़ो, समझो और व्यवहार में लाओ। यह हमारे हाथ में है, और इस प्रकार से यदि हम आयुर्वेद की तरफ देखेंगे तो स्वास्थ्य लाभ के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, विकार दूर रखने के लिए हम सक्षम हो जाएंगे। आयुर्वेद और योग का भी संबंध अन्योन्य है। आयुर्वेद के ग्रंथों में भी बिल्कुल बिल्कुल पूरा जो विवरण आता है वो सब जो पतंजलि महाराज ने जो बताया हुआ है वही जैसे कि वैसे आता है, शब्द अलग है लेकिन उसी की तरफ जाता है। सही बात है। इस वजह से जो आयुर्वेद में ग्रंथों में बताया हुआ ज्ञान है अच्छी तरह से आत्मसात करते हैं, तो ये जो भविष्य में आने वाले जो व्याधियां हैं उनकी तरफ देखने के लिए एक नई दृष्टि मिल सकती है, ये निश्चित है। एकदम सही। जब हम चिकित्सा अधिकृत पुरुष कहते हैं, चिकित्सा किसकी करनी है उस पुरुष का उन्होंने लिया, सत्वम आत्मा शरीरम च त्रयमेतत् त्रिदंडवत। तो सत्व के लिए योगा, आत्मा के लिए धर्मशास्त्र, आत्मवत सततम पश्येत अपि कीट पिपीलिकम। वाग्भट की जब पंक्ति आती है कि कीड़े मुंगे को भी, चींटी को भी आप स्वयं के समान समझो, ये आत्मा के लिए है। और शरीर के लिए दोष, धातु, मल आदि की तो व्यवस्था विस्तार से हमारे ग्रंथों में व्यक्त की हुई है। तो ये जो सो कॉल्ड होलिस्टिक साइंस की जो बात करते हैं, तो होलिस्टिक में वो सत्व भी आ जाता है, आत्मा भी आ जाता है और मन भी शरीर भी आ जाता है। इस प्रकार यदि हम आयुर्वेद की तरफ देखना शुरू कर देंगे तो हम सही माने आयुर्वेद समझ पाएंगे। ठीक है, मुझे लगता है बहुत अच्छा हम आपने ये सब अभी ऑलमोस्ट आई थिंक इसमें कभी कोई निस्संशयता होनी चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए कि आयुर्वेद कल, आज और कल जो आज हमने सब्जेक्ट रखा था, it is from the past, it was for the present and it is going to be for the future. इसलिए मुझे तो लगता है कोई किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि ये ज्ञान हम जैसे सारे सामान्य जनों तक पहुंचता रहे, फैलता रहे, प्रसारित होता रहे, और उसमें आप दोनों का, आप जैसे बहुत ही ज्ञानी वैद्य डॉक्टर्स जो है किरण अंबेकर जी और मिलिंद पाटिल जी, और आप जैसे सारे आयुर्वेदाचार्यों का जो योगदान है, मुझे लगता है उसको हम सबको एक बार मन से प्रणाम करना चाहिए। आपने जो जीवन का मार्ग चुना है वो इस काम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि ये प्राचीन शास्त्र सनातन नित्य नूतन इस भाव के साथ हमेशा बढ़ता जाएगा, प्रसारित होता जाएगा, लेकिन फिर भी उसके सनातन मूल्य वैसे ही रखेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, मुझे आज लग रहा है। और हम जो आप दोनों की और बाकी सब लोगों की मदद से जो आयुर्वेद का प्रारंभिक और एडवांस कोर्स भी रन कर रहे हैं, मुझे लगता है उसका भी प्रसार लोगों तक जाएगा, तो और लोगों को इसकी फायदा हो जाएगा। और बहुत ही अच्छा कोर्स हम सब ने डिजाइन किया, आप लोगों का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और वो इतवार के दिन हम लोग 10 इतवार 20 घंटों का जो कोर्स अभी रन कर रहे हैं, उसकी ये बेसिक की तीसरी बैच, एडवांस की एक बैच हो गई। मुझे लगता है एक ऐसा ही प्रसार होता रहे इस प्राचीन और फिर भी नित्य नूतन शास्त्र का, ऐसा मुझे लगता है। आप कोई फाइनल वर्ड कहना चाहते हैं तो प्लीज कहिए। फाइनल मेरी दृष्टि से धन्वंतरि महाराज ने ये जो शास्त्र प्रचारित किया है उसका आदर करना चाहिए, और हमारे जो गुरुजन है उनका आदर करते हुए ये हृदयंगम होना चाहिए आयुर्वेद, और आयुर्वेद यही महान है। और उसकी तरफ देखते समय बाकी समाज और बाकी शास्त्रों का भी नजर ओझल नहीं होना चाहिए। इस तरह से वो सब अगर हम हमारी दृष्टि रखते हैं तो हमारा और बाकी मनुष्य जाति का स्वास्थ्य हमेशा बना रहेगा,
ऐसी मेरी दृष्टि से हो सकता है। बहुत बिलीन सही बात। सी आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है आयुर्वेदो अमृतानाम, आयुर्वेद अमृतों में अग्र है, लीडर है, तो वो इटरनल रहने वाला है, यह उन लोगों ने ही कह के रखा है। अंबेडकर जी कहते हैं कि आयुर्वेदो अमृतानाम सही बात है, लेकिन अन्यान्य शास्त्र के साथ यदि हम जाएंगे तो वह आउटडेटेड साइंस नहीं होगा, यही उनका कहने का अर्थ है। सो अन्यान्य शास्त्र के साथ यदि हम आयुर्वेद का कार्य कारण भाव एक्सप्लेन करना लग जाएंगे तो वो सचमुच में अमृत जैसे है, चिरकारी रहेगा। चिरकाली क्यों, अनंत अनंत काल तक अस्तित्व में रहेगा और स्वास्थ्य वर्धन में, विकार प्रशमन में हमें शांत करने को मिलेगा। और वही सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। बिल्कुल सही बात है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, यही हमारी सबकी कामना, प्रेरणा और इच्छा रखना है। और इसके लिए हमें आयुर्वेद के शरण में जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। इसके बारे में आज के इस व्याख्यान के बाद मुझे लगता है किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। और मैं हृदय से आप दोनों का अभिवादन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आई एक्सप्रेस माई हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू बोथ ऑफ यू, क्योंकि आपका कितना बिजी शेड्यूल मैं जानता हूँ, फिर भी मेरे कहने पर आपने आज का समय निकाला। मुझे लगता है इसका जरूर उपयोग हम सबको हो जाएगा और आपका बहुत बहुत आभार। हम दोनों यहाँ कर्तव्य बुद्धि से ही आए थे जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका अम्बिका जी और डॉक्टर पाटिल जी। विवेकानंद प्रबोधिनी जनसेवा संघ, उनका आभार। धन्यवाद, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।